हम इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के गेन किया था और कैलकुलेट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो के R1 के बराबर आ गई। अब हम इनपुट इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे और साथ ही साथ होती है एप्लीकेशन नॉन इन्वर्टिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। सर्किट हम इस तरह से बनाएंगे। इसका था वह जो थी इन्वर्टिंग इनपुट तो आप देखिए कि जो इनपुट सिग्नल है इन करंट है इनपुट करंट इनफैक्ट इट इज गोइंग डायरेक्टली इन द और जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसकी रेजिस्टेंस होती है इम्पीडेंस होती है पर डिपेंड कर रहा है। इस केस में जब हमने सिग्नल लगाया था यहाँ पर था कि R1 से होता हुआ जा रहा था तो यहाँ पर जो थी वो R1 डिपेंडेंट होगी। इन केस जो ओपीएम है तो ये जो हमारा जो इनपुट है आइडियली और प्रैक्टिकली वो इंतहाई कम नहीं। आइडियली अगर बात करें तो अगर वो 0 के बराबर है तो इसका मतलब है कि इसकी जो इंपेडेंस है दैट इज इक्वल टू n over in v in over I in whatever v in is ये 0 है आइडियली और प्रैक्टिकली भी ना होने के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि आइडियली इसकी इंपीडेंस होती है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा एम्पलीफायर है वो एडवांटेजेस है वो ज्यादा बेहतर है। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ये इसकी इनपुट आइडियल ओपीएम का प्रैक्टिकल ओपीएम होती है इज वेरी हाई जबकि इन्वर्टिंग की जो है महदूद हो जाती है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है n इक्वल टू R1 ये फाइनाइट हो जाती है और इस वजह से एडवांटेजेस ज्यादा एडवांटेजेस एम्पलीफायर है दैट। तो हमने इनपुट इम्पीडेंसेस भी देखी। अच्छा अब जैसा कि हम पहले ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि ओपीएम उसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहा जाता है दैट इट इज कैपेबल ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। वो ऑपरेशन हम डिस्कस is differential amplifier it is as an integrator। नाम ही जाहिर हो रहा है कि ये जो एम्पलीफायर है इसमें आउटपुट डिफरेंशियल के बराबर है डेरिवेटिव के बराबर है और इसमें इंटीग्रल के बराबर। इस तरह से अब हम करेंगे और किस तरह से ये सर्किट्स हम सबसे पहले हम डिफरेंशिएटर को हम आउटपुट इज द डेरिवेटिव। अगर हम एक डिफरेंशिएटर को इमेजिन करें कि वो क्या कर रहा है। हमारा एक डिफरेंशिएटर है that is a differentiator और that differentiator इसकी जो है वो टाइम डिपेंडेंट और आउटपुट जो होगी क्या करेगा ये उस
बराबर होगी, ये इसको करना चाहिए, क्या हमारा जो है ऑब्जेक्टिव है डिफरेंशिएट। अगर मैं उसकी वेव फॉर्म हूँ, सपोज मेरी टाइम के साथ स्ट्रेट लाइन, जो डीसी का जो डेरिवेटिव होगा वो जीरो होगा, तो क्या मिलेगा साथ एक कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव है कि इसमें डीसी को तो नहीं है। अब अगर आपके पास स्क्वायर वेव फीड कर दी है, स्क्वायर वेव एज एन इनपुट डिफरेंशिएट, इसका जो डेरिवेटिव है ना, क्योंकि ये भी तो आपको आउटपुट क्या नजर आएगा, डिफरेंशियल की जो है वो स्पाइक्स की शक्ल में नजर आएगा। अगर आपने एक साइनोसॉइडल सिग्नल फीड कर दिया इस सिग्नल को, आपकी जो इनपुट है दैट इज साइनोसॉइडल सिग्नल, अब इसका जो डेरिवेटिव होता है साइन का, मैं इसको साइन ओमेगा टी कहती हूँ, या वी नॉट साइन ओमेगा टी आइए, इसका डेरिवेटिव होगी यानी कोसाइन होगी, that would be a cosine. Might look like this. और इसी तरह से अगर आप एक ट्रायंगुलर वेव, अगर आप इसको एक ट्रायंगुलर वेव फीड कर दें, इस पर क्या करें, और इसको फीड करेंगे हम। अब हमने क्या किया कि आर एफ को रिपीट के अंदर जाना है, वो की साइड से वो आई, और यहाँ हमारा वी है R1 की जगह हमने क्या किया, एक इक्वेशन मेरी ये चीज ऐसी बराबर ये भी
और जो आई है वायर है, आर एफ उस लूप के अंदर जो वोल्टेज है वो वी आउट है, डिस्टेंस है वो आर एफ है, तो आई एफ उसके ऊपर है, तो आई सी बराबर है आई एफ के। वेट कर देते हैं आप उसमें, वेट कर दें तो ये व्हाट वी गेट ई टू डी मीन बाय डी टी पर माइनस आउट, यहाँ से हम इसकी जो आउट है ना कैलकुलेट कर सकते, आउट किसके बराबर होगी, दैट वुड बी माइनस आर एफ इंटू सी वी इन पर डी टी। तो आपने देखा कि आउटपुट जो है वो डेरिवेटिव के बराबर with the alignment. What is VR? Sin RFC in over that it is equal to a derivative of तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि डिफरेंशिएटर किस तरह से काम करते हैं। अब हमने एक और चीज भी देखनी है, ये है कि ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर किस तरह से, यानी कि ये जो कैपेसिटर है ये किस तरह से कंट्रोल करता है, फर्दर इंट्रोड्यूस कर दिया। और सही क्या है ये ये सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि इंटरनल जो इंटरनल रिएक्टेंस है उसको किसी है देखना चाहते हैं कि इस सर्किट का जो क्लोज लूप क्या होगा, ये डिफरेंशिएटर जो काम कर रहा है, क्लोज लूप गेन इसका जो है वो क्या होगा, राइट। अच्छा अब ये सर्किट में यहाँ पे दोबारा बनाते हैं। सिग्नल हमने इन्वर्टिंग दे रखा है, ये जो नोड है हमारे नोड है वर्चुअल ग्राउंड, यहाँ पर है और प्रैक्टिकली ये पूरा जो है ना, यहाँ तक ये आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बन रहा है, सीरीज सर्किट बन रहा है, सीरीज सर्किट है, तो अगर मैं ये वी आउट फाइंड वी आउट फाइंड करना चाहूँ, तो बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल
RF into in इसको अगर वोल्टेज डिवाइडर रूल की बजाय हम डायरेक्ट समझना चाहें तो हमने जो ओपन लूप गेन है ना वो सॉरी क्लोज लूप गेन हमने एम्पलीफायर्स का डिस्कस कर रखा है। ये है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कि इसमें हमने सिग्नल इन्वर्टिंग साइड पर दिया हुआ है। इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है, जो गेन था ना वो ये था, वी आउट ओवर वी इन, और वो किसके बराबर था, वो इस वैल्यू के बराबर था। अब यहाँ पर R1 को ना हमने रिप्लेस कर रखा है XC से। हम सिंपल क्या करते हैं कि यहाँ पर R1 की जगह XC लिख देते हैं और यही हमने यहाँ पे किया, ठीक है। और V इन हम दूसरी तरफ ले गए हैं। आउटपुट टर्मिनल पे हमने इस तरह की सिचुएशन हमने बना ली है। गेन के फार्मूले से हमने ये बात इसकी वैल्यू निकाल ली है। इसको अगर हम वोल्टेज डिवाइडर रूल की बजाय इस तरह समझें तो ये ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर वी आउट जो थी वो दैट इज इक्वल टू माइनस आर एफ ओवर एक्स सी इंटू इन। इसी फार्मूले को हमने रीअरेंज किया, R1 की जगह हमने ऐसी लिख दिया। तो ये एक्स की जो 2 पाई एफ सी होता है इंटरनल रिएक्टेंस स्पेशली, तो इट मींस के जो 1 ओवर एक्स सी होगा, 1 ओवर एक्स सी होगा वो इसका इन्वर्स होगा, ठीक है। अब आउटपुट, इसका मतलब है कि आउटपुट जो थी ना वी आउट, फार्मूला क्या निकाला था हमने, आर एफ ओवर एक्स सी इंटू इन। यहाँ पर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, पाई एफ सी। अच्छा, अब इसको दोबारा हम अगर यहाँ से गेन दोबारा लगाना चाहें, गेन को भी स्टेट करना चाहें यानी रीडिफाइन करना चाहें तो दैट वुड बी -2 पाई इंटू आर। तो मतलब ये गेन होगा, दैट वुड बी द क्लोज लूप गेन ऑफ डिफरेंशिएटर सर्किट, ठीक है। अब इसका ओपन लूप गेन के साथ अगर हम कंपैरिजन करेंगे, हम इस गेन का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पर ये बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है। अच्छा, तो अब ये बज़ाहिर तो ऐसे लगेगा कि फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी हो जाए तो गेन जो है वो भी इंफिनिटी हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा, गेन जो है ना वो चूंकि रेशो है तो रेशो फिर आप log of 10 में ले लेंगे और इसका नाम हम रख देंगे डेसिबल। ये गेन हमारा डेसिबल में होता है और इसका हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व बनाना चाहते हैं। इसका जो भी ओपन लूप गेन है ना, ओपन लूप गेन याद कीजिए कि जो ओपन लूप गेन होता है हम बना देते ऐसे। अच्छा, यहाँ पर ये जो ओपन लूप गेन है इसको हम डेसिबल सर्किट डेसिबल हम ड्रॉ करें, ये गेन अपना आउटपुट और ये उसका ये बनेगा इस तरह का जो है वो कर होता है। अच्छा, अब आप गौर कीजिए, इसका जो क्लोज लूप गेन है वो भी लीनियर सा है। अच्छा, लीनियर है लेकिन ये किसी एक फ्रीक्वेंसी, कोई फ्रीक्वेंसी ऐसी भी आएगी कि जिस पर ये गेन जो है ना जीरो हो जाए और ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा, इस पॉइंट पर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा ओपन लूप गेन को। तो यहाँ तक ये इसका गेन है, ये वाला, दिस इज द गेन ऑफ अ डिफरेंशिएटर। ये फ्रीक्वेंसी एफ और ये पॉइंट है 0 डेसिबल। तो इसका मतलब है इसमें एक ऐसी फ्रीक्वेंसी भी होती है जिसके लिए गेन जो है वो 0। तो एफ नॉट वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हम उसको किस तरह से डिसाइड करते हैं, अगेन
एफ नॉट है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी at which gain is decibel. ये जो फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड करती है RF के ऊपर, ये XC पे डिपेंड नहीं करती। फॉर्मूला XC 1 और 2 मैं F को दूसरी तरफ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 1/2 x c into c। x c की जगह it depends upon RF प्रैक्टिकली। तो इसको यहाँ पर मैंने रिप्लेस कर दिया है। ये एफ नॉट जो है ये अगर आपको ये कहा जाए निकालने के लिए तो ये इसका फॉर्मूला होगा। ऑलराइट, अब अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाए, इफ द फ्रीक्वेंसी इज वेरी, तो क्या होगा? गेन जो है इसका क्लोज टू गेन जो है वो डिपेंड कर रहा है, उसका फॉर्मूला अभी हमने फाइंड किया है, दैट इज -RF बाई FC। तो अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाए तो गेन इसका जो है वो बहुत हाई हो जाएगा। अच्छा, और क्या होगा? ये जो कैपेसिटर है, यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा हुआ है, वो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है। यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर आ जाए ना तो कैपेसिटर को पता ही नहीं चलता कि कुछ सिग्नल उसमें से गुजर रहा है, वो ऐसी एक क्लोज पाथ बन जाता है और सारे सिग्नल को अपने अंदर से गुजरने देता है बहुत तेजी के साथ, क्योंकि उसकी इंटरनल रिएक्टेंस या इंटरनल जो रेजिस्टेंस होती है ना वो फ्रीक्वेंसी के साथ रेसिप्रोकल में होती है। अभी फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पे, तो रेसिप्रोकल भी होती है, तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना वो कम होती चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो कैपेसिटर जो है ना वो एक किस्म का शॉर्ट हो जाएगा। कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो आप यूं कह लें कि ये डिफरेंट छोड़ देगा, क्योंकि कैपेसिटर के क्रॉस d/dt उसकी वजह से का गेन था। क्या होगा कि प्रेशर जो हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर काम करना छोड़ देता है, जो और इसका जो गेन है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये एक ड्रॉबैक है। तो इसका मतलब है हमने वो वाली फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, एक तो हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है जिस पर गेन, और एक हमने वो वाली फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है जिस पर गेन कम होना शुरू हो जाता है डिफरेंशिएटर का, और डिफरेंशिएटर का ऑपरेशन जो है वो इफेक्ट होना, तो उसको भी हमने देखना होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसके जो गेन है उसको दोबारा से उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसको दोबारा से देखें, तो हम इस हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो इशू है उसको हम एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और वो तरीका ये है कि हम प्रैक्टिकल जो डिफरेंशिएटर्स होते हैं ना, प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर सर्किट जो होते हैं, उसमें इतना सिंपल इसको नहीं रखा जाता, बल्कि इसके साथ यहाँ पे एक आर लगा दी जाती है, RC नेटवर्क बना दिया जाता है। और RC नेटवर्क बना दिया जाता है। यहाँ पर हमने RF लगा रखी थी, तो इस RF के साथ भी एक CFB फीडबैक रजिस्टर भी लगा देते हैं। ये जो नेटवर्क है इसका नाम हम रख देते हैं RC, और इस नेटवर्क का नाम रख देते हैं RF। तो ये फीडबैक लूप के अंदर लगा हुआ है, और ये RC नेटवर्क जो है ये इनपुट साइड पर लगी हुई है, इन्वर्टिंग इनपुट साइड पर। ये तरह हम इसके अंदर जो है ना वो एक तब्दीली करते हैं। इससे फर्क ही पड़ता है कि उसका जो इनपुट इम्पीडेंस है ना वो सिंपली एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही होती, बल्कि वो आर पे भी डिपेंड कर रही होती है। और
इस किस्म के जो आरसी नेटवर्क होते हैं, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, तो वो उनकी जो एसी क्वांटिटीज हैं वो वेक्टर ट्रीट की जाती है, और इनके आप समझ लें कि ये वेक्टर है और ये उसका जो है ना वो इन दोनों का वो वेक्टर सम होता है, आर और सी का, एक्स सी का। जैसे आप किसी वेक्टर को उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें, एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें, तो ये जो आपका वेक्टर है, ये y है, ये x है, और ये वेक्टर r हो, r का जो मैग्नीट्यूड होगा वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे होगा। तो ये x और c जो है ये ऐसी क्वांटिटीज में इसी तरह ट्रीट की जाती हैं, और इस तरह से जो इम्पीडेंस होती है वो टोटल इम्पीडेंस जो होती है वो इनके दोनों कंपोनेंट्स का इसी तरह का सम होती है जैसे रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो इम्पीडेंस है ना वो एक्स सी पे सिर्फ डिपेंडेंट नहीं करेगी, डिपेंडेंट नहीं रहेगी, और वो कम अज कम आर से बड़ी रहेगी हमेशा, इसलिए कि उसमें एक्स सी भी ऐड हो रहा है। आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज भी करती रहेगी ना, तब भी जो इम्पीडेंस है वो इस टोटल आर और एक्स सी पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ एक्स सी पे डिपेंड नहीं कर रही, यानी सिर्फ कैपेसिटर वहां पे प्ले नहीं कर रहा, बल्कि रेजिस्टर भी प्ले कर रहा है। ओके, तो समहाउ ये दोनों जो नेटवर्क हमने बनाए हैं ना यहाँ पर, ये वाला नेटवर्क भी आरसी नेटवर्क किसे कहते हैं, और ये वाली ये आप यूं कह लें कि ये दो फ्रीक्वेंसी फिल्टर्स हैं, यानी एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी को ये पास कर देते हैं और एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी को ये ब्लॉक कर देते हैं। तो आरसी फिल्टर्स जो हैं उनकी हम डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ आपको ये बताना है कि आर और सी को इकट्ठा लगा दिया जाए तो ये फ्रीक्वेंसी फिल्टर बन जाता है। यानी कि अगर आप यूं कह रहे हैं कि ये लो पास फिल्टर है, तो लो पास फिल्टर का काम क्या होगा कि इनमें से एक नेटवर्क बेसिकली लो पास होता है, यानी कि आपका सीरीज नेटवर्क लो पास है, तो ये पैरेलल नेटवर्क है, ये हाई पास फिल्टर होगा, लेकिन ये इतना भी हाई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसलिए हम इसको भी लो पास ही कंसिडर करते हैं। लेकिन होता ये है कि एक फ्रीक्वेंसी रेंज को ये ब्लॉक पास करेगा, और उससे जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसीज होंगी उन्हें ये ब्लॉक कर देगा, जाने ही नहीं देगा। लो पास का मतलब ये है कि इट पासिस लो फ्रीक्वेंसी एंड ब्लॉक्स हाई फ्रीक्वेंसी, तो ये भी लो पास है, ये कदरे उससे हाई होगा लेकिन रेंज उसकी लो ही होगी, यानी बहुत ज्यादा हाई नहीं होगी, तो इसको भी हम लो पास ही फिल्टर कह लेंगे। हालांकि एक जो केस है वो हाई पास का है, एक केस जो है वो लो पास का है। तो ये जो आपका सीरीज रजिस्टर है, ये सीरीज नेटवर्क जो है ये अगर लो पास फिल्टर है, ये कदरे बड़ी फ्रीक्वेंसी को ये फिल्टर करेगी। इसका मतलब है कि आपने एक बैंडविड्थ बना ली है, यानी कि कुछ मखसूस फ्रीक्वेंसीज का सेट है जो ये सिर्फ डिफरेंशिएट करेगा, ये हर फ्रीक्वेंसी को डिफरेंशिएट नहीं करेगा। तो इसका जो बैंड इसका जो गेन है ना वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, और आपने उसकी दो जो है ना फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनको डिसाइड कर लिया। अच्छा, अब हम इसका गेन, इसका मतलब है कि अगर हम एक आरसी नेटवर्क को कंसिडर करें तो F1 फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस नेटवर्क की एक मखसूस यानी कि सपोज वो 20,000 किलो हर्ट्ज है, ये 20 किलो हर्ट्ज है आप कह लें, तो 20 किलो हर्ट्ज के बाद आने वाली फ्रीक्वेंसी को ये नहीं जाने देगा, ये उसे पीछे पीछे वाली फ्रीक्वेंसीज को जाने देगा। तो F1 जो है वो अगर आरसीसी नेटवर्क की बात करें तो वो F1 फार्मूले के मुताबिक इस पे डिपेंड करेगी, और F2 जो है ये हमने फीडबैक वाली लूप के फ्रीक्वेंसी सेट की है, तो ये हमारी RF/CF पे डिपेंड करेगी। ये फार्मूला अभी हमने पढ़ा है, इसका मतलब है कि इसकी दो फ्रीक्वेंसीज बन गई हैं, और उन दोनों फ्रीक्वेंसीज के जो दरमियान में जो गेन कांस्टेंट है, अदरवाइज गेन इसका जो है ना वो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के आगे पीछे ये काम नहीं करती। सो इट्स लाइक दैट। ओके, अब अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस यानी कि इसका गेन कर्व बनाएं, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस
प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर डिफरेंशिएटर इसका जो गेन है वो किस तरह होगा? गेन डेसिबल पर हम इसको प्लॉट कर रहे हैं। अच्छा, मेरी गेन है दैट इज f1 फ्रीक्वेंसी तक बढ़ेगा, ये कट ऑफ है इसकी। उसके बाद ये बढ़ना छोड़ देगा, कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ तक कि f1 f2 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और f2 फ्रीक्वेंसी के बाद इसने हरगिज नहीं बढ़ना, ये बढ़ नहीं सकता क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो चुकी है, और फाइनली ये डिक्रीज करना शुरू कर देगा। तो ये गेन इसका जो है वो इस तरह बढ़ेगा। ये आपकी f0 फ्रीक्वेंसी थी जिस पर 0 डेसिबल गेन था, यहाँ से ये शुरू हुआ और f1 फ्रीक्वेंसी तक ये बढ़ता रहा। उसके बाद f1 और f2 के दरमियान गैप आ जाएगा, यानी कि यहाँ या बढ़ना छोड़ गया और कांस्टेंट हो गया, और 2 फ्रीक्वेंसी के बाद फाइनली कैपेसिटर इतना शॉर्ट हो जाता है कि ये फिर इफेक्ट करने लगता है और गेन आपका जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है। तो प्रैक्टिकली ये जो गेन का जो बिहेवियर है फ्रीक्वेंसी के साथ, ये इस तरह से होता है डिफरेंशिएटर का। तो एक्चुअली जो रीजन है ना जिधर उसने काम करना है, तो वो f0 से f1 के दरमियान ही है। अच्छा, अब अगर हम f1 और f2 आपस में बराबर यानी कि सेम कर दें, अगर हम सेम कर दें तो ये दरमियान वाला रीजन गायब हो जाएगा। ओके, तो अगर दरमियान वाला रीजन हमारा गायब हो जाएगा तो उस सूरत में यानी कि समहाउ f1 है f2 के बराबर, एक ही क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है, इस तरह हमने सर्किट डिजाइन किया हुआ है। तो यहाँ से ये बढ़ेगा यहाँ तक, और बोली ये दरमियान वाला रीजन नहीं आएगा इसके अंदर, ये इसके फौरन बाद जो है ना ये ड्रॉप करना शुरू कर। तो आपका जो गेन है ना वो कुछ इस तरह का होगा। डिफरेंशिएटर का गेन, ये ओपन लूप गेन के साथ इसको हम हर वक्त कंपेयर करते हैं। गेन है ये डेसिबल में हम ले रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी है इसकी, ठीक है, ये f0 है। सो इट मीन्स के जो आपका जो फ्रीक्वेंसी है ये वाला रीजन है, फ्रीक्वेंसीज जो आपने सिग्नल फीड करने हैं इस डिफरेंशिएटर को, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी शुड बी बिटवीन f0 एंड f1। अच्छा, एक और प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर्स में ना एक और कंडीशन लगाई जाती है, और एक्यूरेट डिफरेंशिएशन। अगर हम कहें कि ये एक्यूरेट डिफरेंशिएशन कर रहा है, एक्यूरेट डिफरेंशिएशन कर रहा है, तो उसके लिए fs जो है वो, यानी कि जो इनपुट सिग्नल फीड करना है, एक्चुअल हमने इनपुट सिग्नल फीड करना है, वो f1 से 10 गुना छोटा, यानी कि इससे लेस होना चाहिए। इनफैक्ट इट शुड बी लेस देन f1 बाय 10, यानी कि उसके 10 टाइम्स से भी छोटा होना चाहिए। तो ये सारी जो डिस्कशन थी ये डिफरेंशिएटर की थी। इसमें हमने देखा कि डिफरेंशिएटर का जो गेन है वो क्या होता है, प्लस हमने ये भी देखा कि वो गेन जो है डेसिबल में हम उसको किस तरह फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट करते हैं।
फिर हमने देखा कि कैपेसिटर जो है वो उसका बिहेवियर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, और एक मखसूस फ्रीक्वेंसी के बाद कैपेसिटर जो है वो काम करना छोड़ देता है, जिसके नतीजे में गेन का और जो डिफरेंशिएटर है वो भी काम करना छोड़ देता है। और फिर हमने वो फ्रीक्वेंसीज देखी, तो एक फ्रीक्वेंसी ऐसी भी आती है जो जिसपे गेन 0 हो जाता है, और वो फ्रीक्वेंसी उस वक्त आती है जब हम आर की वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे सिग्नल्स, हमारी जो F0 से F1 के दरमियान होने चाहिए, और ज्यादा अच्छी डिफरेंशिएशन के लिए अगर हमने इसको एज अ डिफरेंशिएटर प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना है तो F1 कट ऑफ जो हमने इसका निकाला हुआ होता है गेन के इसके कर्व के ऊपर, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व के ऊपर, उससे 10 टाइम से भी छोटा सिग्नल हमें जो है ना वो फीड करना चाहिए। सो ये सारी जो डिफरेंशिएटर सर्किट के हवाले से थी।